हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। तो आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स में एजुकेशन मिलती है बिल्कुल फ्री, ताकि आप जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर पाएं। मैं हूं डॉक्टर मुस्कान और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए चैप्टर 2 सेलुलर ऑर्गेनेल्स। तो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ इस चैप्टर में क्या है। ये पूरा चैप्टर सेल के ऊपर है। तो सेल क्या है बच्चों? सेल हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये जो सेल है यही मिलके क्या बनाती है? टिश्यू। और टिश्यू मिलके क्या बनता है? ऑर्गन। और फिर क्या बनता है? हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम। और यही होता है फंक्शन। तो सपोज अगर एक भी सेल खराब हो जाए तो आपको क्या लगता है कि वो ऑर्गन जो है वो फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्गन का फंक्शन डिसफंक्शन हो जाएगा। इसलिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको इतना बता दूं, सेल क्या होती है? सेल दो टाइप की होती है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर किसको कहते हैं बच्चों? जो सेल एक सेल से बनी है, अपने आप में ही सफिशिएंट है, वो है यूनिसेलुलर। और जो बहुत सारे सेल को मिला के बनी है वो है मल्टीसेलुलर। तो शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। तो देखिए, जो है हमारा चैप्टर 2 सेलुलर ऑर्गेनेल्स। अब हम इसके कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं कि अब हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज एन आउटर कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या है ये एक कवरिंग है साइटोप्लाज्म की। किससे? ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, जो बाहर का मैट्रिक्स रहता है और इसके अंदर रहता है साइटोप्लाज्म। हर लिविंग सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। मतलब इसका मतलब अगर आप एक लिविंग सेल हो, नो मैटर आप प्लांट हो, एनिमल हो, यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, सबके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है। फिर आती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है बच्चों? सेल वॉल हमारी आउटर मोस्ट लेयर। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपैरेटस है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मिलके क्या बनाती है? हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बनाती है बच्चों? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ना, क्योंकि इसी की वजह से हमारी सेल फंक्शन कर पाती है। तो इसके बारे में हम एक एक चीज के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर आते हैं हमारे बच्चों प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हमारे एनिमल सेल में नहीं होते, किस में होते हैं? प्लांट्स में। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो हम पढ़ेंगे राइबोसोम को डिटेल में। माइक्रोबॉडीज एंड साइटोस्केलेटन क्या है? ये है स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या है बच्चों? ये स्ट्रक्चरल यूनिट। जो साइटोस्केलेटन रहता है वो हमारा मेन हमारी सेल को क्या प्रोवाइड करता है? हमारी सेल को प्रोवाइड करता है बैकबोन। इसलिए साइटोस्केलेटन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से शेप, साइज, स्ट्रक्चर डिफाइंड हो पाता है। तो इसके बारे में भी हम अब पढ़ेंगे आगे चलकर। उसके बाद हम देख लेते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला को। सीलिया एंड फ्लैजेला बेसिकली क्या है बच्चों? ये है लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है, लोकोमोशन के काम आते हैं। लोकोमोशन का क्या मतलब है मैम? लोकोमोशन का मतलब है चलना। कोई भी सेल को अगर यहाँ से वहां जाना है तो सीलिया एंड फ्लैजेला। जरूरी नहीं है बच्चों कि हर सेल के पास सीलिया या फ्लैजेला हो। जिसके पास भी होता है, जिसके पास भी नहीं होता है, इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये डीएनए के फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है तो उसकी फंक्शनिंग पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। हमें पता है क्रोमोसोम्स कितने होते हैं बच्चों? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं और 2 जो रहते हैं वो हमारे
ऑटोजोम्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ऑटोजोम्स, जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक्स एंड वाई। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, क्योंकि क्रोमोसोम ही तो बेसिस है हमारे डीएनए का, तो इसका पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हो ये पूरा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सेल की फंक्शनिंग अगर खराब हुई, अगर नहीं टाइम पे हो पाई, तो पूरी प्रोसेस खराब हो जाती है। इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको ध्यान से सुनिए। तो शुरू करते हैं हम सेल के बारे में। तो बच्चों, सेल जो रहती है वो बेसिकली दो टाइप की रहती है। कौन सी? एक होती है हमारी यूकैरियोटिक और एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक। ठीक है बच्चों? तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये थोड़ी पुरानी है, इसलिए इसका नाम प्रोकैरियोटिक है। क्या है बेसिक डिफरेंस इन दोनों का? तो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों का कि प्रोकैरियोटिक जो सेल रहती है इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट। ठीक है? जो हमारी यूकैरियोटिक है इनके पास न्यूक्लियस रहता है। अब बच्चों, न्यूक्लियस में अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन मटेरियल। तो दो इनके पास अब न्यूक्लियस ही नहीं है वेल डिफाइंड, तो इनका जो क्रोमोसोम है, क्रोमैटिन मटेरियल है, जो डीएनए है, वो क्या करता है? वो फिरता रहता है, वो घूमता रहता है, पूरे सेल में ऐसे ही घूमता रहता है। उसके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है जिसके अंदर वो हो। मतलब इसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं होते, इसलिए ये कहीं भी ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन हमारे जो यूकैरियोटिक हैं इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है, इनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, इसलिए इनका जो डीएनए है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है न्यूक्लियस के अंदर। और क्या डिफरेंस है बच्चों? जो प्रोकैरियोटिक हैं उनके राइबोसोम्स भी हर जगह ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन इनके राइबोसोम्स भी वेल डिफाइंड रहते हैं। इनके पास 70S राइबोसोम रहता है, वेयर एज यूकैरियोटिक के पास 80S राइबोसोम्स रहते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। अब देख लेते हैं डायग्रामेटिक व्यू, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप समझ पाओगे डिफरेंस कि होता क्या है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगी प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है बच्चों? तो यहाँ मैं बना रही हूँ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये है मेरी प्रोकैरियोटिक सेल और यहाँ मैं बना रही हूँ इसका लोकोमोटरी ऑर्गन। तो ये है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? ये है इसका साइटोप्लाज्म। क्या है इसका? साइटोप्लाज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो डीएनए है वो हर जगह ऐसे ऐसे पूरे में घूमता रहता है, पूरे में फिरता रहता है। इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता, इसलिए इनका डीएनए पूरे में घूमता रहता है। अब आते हैं हमारे राइबोसोम्स। तो कहाँ होते हैं? राइबोसोम्स भी फ्रीली घूमते रहते हैं। तो क्या है बच्चों ये राइबोसोम्स? आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपके नोट्स बन जाएंगे। तो ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम देख लेते हैं इनके फीचर्स के बारे में। तो मैंने क्या बताया? न्यूक्लियस नहीं रहता, तो न्यूक्लियस एब्सेंट। और क्या एब्सेंट रहता है बच्चों? इनके पास न्यूक्लियोलस भी नहीं रहता। तो न्यूक्लियस नहीं रहता, न्यूक्लियोलस नहीं रहता और सेंट्रियोल्स भी नहीं रहते। हमने अभी पढ़ा था सेंट्रियोल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो डीएनए के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल्स नहीं रहते। अब बच्चों इनका जो डीएनए है वो पूरे में फैला हुआ है, उसके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए इनका जो प्रोटीन सिंथेसिस रहता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से डीएनए प्रोड्यूस करता है, यहीं राइबोसोम हेल्प करता है और यहीं हमारा
साइटोप्लाज्म के अंदर ही सब कुछ हो जाता है, इनके पास कोई वेल डिफाइंड प्रोटीन सिंथेसिस का कोई सेल नहीं है। ठीक है, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस रहता है वो कहाँ रहता है? प्रोटीन सिंथेसिस हमारा साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में ही रहता है। और मैंने क्या बताया था, राइबोसोम्स कौन से होते हैं बच्चों? तो इनके पास होते हैं 70S राइबोसोम्स। कौन से होते हैं? 70S राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये है हमारा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में डिफरेंस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा यूकैरियोटिक को। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक। इनके जो बेसिक फीचर्स हैं ये मैं लिखे रहने देती हूँ, क्योंकि इसके बाद हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो हमें एक आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं बना देती हूँ हमारे प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो ये है प्रोकैरियोटिक के बारे में। अब हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक के डायग्राम को। तो यूकैरियोटिक के डायग्राम को, तो यूकैरियोटिक सेल मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान से देखो और समझो। ठीक है, तो ये रही मेरी। बच्चों, बायो में अगर डायग्राम्स ना हो तो वो बायोलॉजी क्या है? तो डायग्राम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीबीएसई का पेपर दे रहे हो तो हर आंसर में एटलीस्ट एक डायग्राम तो होना ही चाहिए, इसलिए डायग्रामेटिकली समझेंगे ताकि आप डायग्राम्स बना पाओ और उसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो ये रही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है हमारी सेल वॉल। ठीक है, अब हम बना लेते हैं थोड़ा कलरफुल। ये है मेरा न्यूक्लियस। बच्चों, मैं लेबलिंग बाद में करूंगी, पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आ गई मेरी गोल्जी अपैरेटस। यहाँ मैं बना देती हूँ मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर क्या है बच्चों? डीएनए। उसके बाद मैं बना देती हूँ, ये है मेरा वैक्यूल, और इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है बच्चों, अब मैं कर देती हूँ इसकी लेबलिंग। तो ये क्या था बच्चों? ये था वैक्यूल। ठीक है, ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है डीएनए और न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, समझ गए? तो ये रहा मेरा डीएनए और ये रहा मेरा न्यूक्लियस। अब मैं आती हूं, ये क्या था बच्चों? ये था माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है डीएनए। समझ गए? ये क्या है बच्चों मेरा? ये है मेरा गोल्जी अपैरेटस। ये क्या है बच्चों? गोल्जी अपैरेटस। और ये क्या है मेरा? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसमें क्या है बच्चों? ये है हमारे 80S राइबोसोम्स। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। और ये क्या है पूरा मेरा? ये है मेरा साइटोप्लाज्म। क्या है ये? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये है मेरा पूरा डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब इसी को ही मैं कंपैरिजन करती हूं बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ताकि आपके पास एक वेल डिफाइंड डिफरेंशिएशन हो दोनों के बीच में। अंडरस्टैंडिंग आसान होगी और एग्जाम में लिखने में बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहां मैं कर देती हूं डिफरेंशिएशन। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ लिख रही हूँ कि मैं डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे कर रही हूँ। यहाँ मैं लिख रही हूँ अपने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, और यहाँ मैं लिख रही हूँ
यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फ्लो चार्ट मेरे साथ साथ बनाते जाओ और टेबल बना लो, ठीक है। तो जो पहला मेरा डिफरेंस का पॉइंट था वो था न्यूक्लियस। तो बच्चों न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में मैंने क्या बताया, न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है क्योंकि इनका जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो पूरे में घूमता रहता है, इनके पास कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो इनका जो न्यूक्लियस है इनके पास नहीं है। वेयर एज जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास क्या है बच्चों, वेल डिफाइंड, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे न्यूक्लियस का डिफरेंशिएशन। अब आता है हमारे न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस है वो भी इनके पास नहीं है, तो न्यूक्लियोलस एब्सेंट, ठीक है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियोलस के फंक्शन के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। फिर आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने क्या बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, अगर कोई भी लिविंग सेल है तो जरूरी है उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसलिए दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो मैं लिख देती हूं दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फिर आते हैं हमारे सेंट्रियोल्स। क्या आते हैं बच्चों, सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं, इसका रीजन है क्योंकि इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए जो इनके सेंट्रियोल्स हैं वो एब्सेंट हैं, क्योंकि ये इनका डीएनए इतना मॉडिफाइड और इतना एडवांस्ड है ही नहीं, इनका क्रोमैटिन मटेरियल इतना एडवांस्ड है ही नहीं, तो इसलिए इनके पास सेंट्रियोल्स एब्सेंट है। लेकिन यूकैरियोटिक जो रहते हैं इनके पास वेल डिफाइंड क्रोमैटिन एंड वेल डिफाइंड डीएनए है, इसलिए इनके पास सेंट्रियोल्स होंगे, इसलिए सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, ठीक है बच्चों, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट। फिर आते हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस। तो बच्चों हमें पता है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइन नहीं है, तो यहां मैं बना देती हूं न्यूक्लियस। ये रहा इनका क्रोमैटिन मटेरियल, ये रहे इनके राइबोसोम्स, तो ये है ये क्या है बच्चों, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में क्रोमैटिन मटेरियल और डीएनए है, तो इस वजह से ये यहीं के डीएनए बनाता है, यहीं राइबोसोम्स को यूज करता है और यहीं क्रोमैटिन प्रोड्यूस कर देता है, इसलिए ये है इनका साइटोप्लाज्म। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस होता है इनका साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूकैरियोटिक के पास। तो यूकैरियोटिक के पास वेल डिफाइन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों बिफोर मैं आपको बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया के 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। क्या है वो, सबसे पहला है डीएनए का प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से यूकैरियोटिक के पास वेल डिफाइंड क्रोमोसोम्स, वेल डिफाइंड डीएनए है। सेकेंड फंक्शन क्या है उसका, प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन का। सेल अगर सांस ले पा रही है तो अच्छे से क्यों ले पा रही है, क्योंकि उसके पास वेल डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ठीक है, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं है, इसलिए इनका प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। उसके बाद हम यूकैरियोटिक के फंक्शंस पढ़ते हैं। इसमें आते हैं हमारे राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स हैं वो उनका इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस। एंड इनका एक और चीज प्रोटीन सिंथेसिस में काम करती है, वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है बच्चों। तो 3 चीजों
की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस हो पाता है वो क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म। तो इन तीनों की वजह से यूकैरियोटिक सेल अपना प्रोटीन सिंथेसिस खुद ही कर पाती है। ये एक सेल सफिशिएंट सेल है क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है और साइटोप्लाज्म है। अब देखते हैं राइबोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा था। राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का। यहाँ पे राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर थे, इसलिए इनका प्रोडक्शन साइटोप्लाज्म के ही अंदर हो रहा था। इनके पास राइबोसोम्स कौन से हैं? इनके पास राइबोसोम्स हैं 70S राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक सेल के पास कौन से राइबोसोम्स हैं? 80S राइबोसोम्स। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देती हूँ क्योंकि हमें नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ना है। आप ये सब नोट डाउन कर लो बच्चों, ताकि आपको आसानी हो जाए आंसर्स फ्रेम करने में। अब देखो, हमने देखा था इनके पास था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, इनके पास था माइटोकॉन्ड्रिया। इनके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने क्या बताया था? रेस्पिरेशन। तो ये बेचारे क्या करें? ये सांस ना ले, ये मर जाए? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये क्या करते हैं? ये सांस लेने के लिए इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मीजोजोम्स। क्या नाम है इसका? मीजोजोम्स। तो यूकैरियोटिक में रेस्पिरेशन जो कराते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोकैरियोटिक में रेस्पिरेशन के लिए होते हैं मीजोजोम्स। ठीक है बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूकैरियोटिक की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो डबल लेयर्ड रहती है। कैसी रहती है? डबल लेयर्ड। और इनकी जो रहती है वो कैसी रहती है? वो रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी रहती है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है सिंगल लेयर्ड। ठीक है बच्चों, प्लास्टिड्स जो रहते हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनके में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, मैं रब कर देती हूं ऊपर वाले पॉइंट्स क्योंकि मुझे आगे का डिफरेंस बताना है। चलो अब हम आते हैं, ये हो गए हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गए हमारे प्लास्टिड्स। तो सेंट्रियोल्स हमने पढ़े थे, इनके पास क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, और इनके पास क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तभी इनका डीएनए बन पाता है, और डीएनए क्या है हमारा? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनके पास डीएनए है और वो क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में। आई होप आपको ये क्लियर है डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो वीडियो है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे कैसे कंपोज हुई, कितने मॉडल्स आए, क्या क्या थे वो मॉडल्स, उनके अंडर क्या था, उसके बाद सब उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के कितने टाइप्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स होते हैं। एक एक एग्जाम्पल को हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून बच्चों, और आज के लिए ये था हमारे सेल के बारे में जो हमने देखा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस। तो चलो, हमारे पास एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स अब लेकर आ गए हैं अपना एक्सक्लूसिवली हिंदी चैनल। अब आप चाहिए तो अब आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके लिए इंग्लिश डिफिकल्ट हो रही है तो मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। आपके लिए एक्सक्लूसिवली एक हिंदी चैनल आ गया है।
ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। घर बैठे हुए आप पढ़ सकते हैं किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। तो सब्सक्राइब करिए मैग्नेट ब्रेन्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। थैंक यू बच्चों, बाय।